अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। लास्ट लेक्चर में जो मैंने पिक्चर्स आप लोगों को बाद में लेक्चर के बाद सेंड की थी आइडेंटिटी से रिलेटेड, चैलेंज आइडेंटिटी से रिलेटेड, जिसने भी पूछा था कि वो किस वे में डिफाइन हुई है A3 और A2 से, क्लियर हो गया सबको? मैंने उसे थोड़ा डिटेल से किया था सेंड, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कोई लास्ट लेक्चर में किसी ने कोई पॉइंट पूछना है, कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है तो आप कर लें पहले, फिर फर्दर मैं दोबारा से अफाइन स्पेस की डेफिनेशन करूंगी जो हमने लास्ट पे की थी। उसके बाद आगे फिर फर्दर इससे रिलेटेड एग्जांपल है, उसके बाद लेमा है, थ्योरम है, जो हम आज करेंगे। अगर किसी को लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो क्लास आप पहले मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अफाइन स्पेस के लिए मुझे एग्जाम बताएं। अगर आपको कहा जाए कि अफाइन स्पेस प्रूव करना है तो आप कौन सा एग्जाम प्रूव करेंगे, या अफाइन स्पेस कैसे प्रूव करेंगे किसी भी स्पेस को? वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करते हैं क्लास? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अफाइन स्पेस प्रूव करना है किसी भी स्पेस को, कैसे प्रूव करेंगे आप? क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही? इसके लिए 5 एग्जाम प्रूव करने होते थे इसमें वेक्टर स्पेस में। बिल्कुल, कौन कौन से थे? वो था एक तो उसमें जीरो ऐड करते हैं तो सेम ही आ जाता है, और उसके बाद एक थी वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए थी, और था उसमें। वो जो सबसे पहला आपने जीरो बोला है वो जीरो ऐड नहीं करना उसमें, वेक्टर स्पेस के अंदर जीरो नहीं ऐड करना। जी मैम। वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ जो है वो प्रोडक्ट लेनी है, फिर हमने उसको डिफाइन करना है कि वेक्टर जीरो बनता है या नहीं बनता। ठीक है, उसके उसके बाद मैम 5 था वो एग्जाम से। दो वेक्टर्स को ऐड करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना था, या बिल्कुल बराबर आना था वो, यानी कि उनके अलग-अलग प्रोडक्ट के। बिल्कुल और फिर दो कांस्टेंट को ऐड करके एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना था, बिल्कुल। तो वो भी राइट साइड पे वेक्टर अलग-अलग साथ ऐड हो जाता है। और हम्म फिर एक वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देन एक अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, या पहले दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करें और फिर अलग वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, वो भी इक्वल आना चाहिए थे। और उसके ठीक है, बाद लास्ट पे आइडेंटिटी थी, वो वेक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो बिल्कुल। एक कर और लेना चाहिए अफाइन था। स्पेस के लिए क्या करेंगे? अफाइन स्पेस के लिए 3 एक्सियम थे। कौन से एग्जाम से 3? कोई और बता दें, या सिर्फ आदिल नहीं पढ़ा है? आदिल है आपका नेम? आदिल। जी सर। अफाइन स्पेस के 3 एग्जाम्स बताएं क्लास। आदिल अपना माइक बंद कर दो। अफाइन स्पेस के लिए हमारे पास 3 एग्जाम थे। सबसे बेसिक वाला एग्जाम जिसके अंदर जीरो वेक्टर को ऐड करना है, तो वो पॉइंट एज इट इज ही रहता है। और सेकंड उसमें था कि आप किसी पॉइंट के साथ वेक्टर को ऐड करके और फर्दर फिर वेक्टर को ऐड करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो उस कंडीशन में इक्वल आएगा कि दोनों वेक्टर्स को ऐड करके फिर उसमें पॉइंट ऐड कर लिया जाए। और लास्ट में ये था हमारे पास कि एक पॉइंट को प्रोसीड करने के लिए हम स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है उसके अंदर वेक्टर को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट आ जाता है। 3 एग्जाम से। रीबा अपना माइक म्यूट करें। अब यहाँ पर है हमारे पास अफाइन सबस्पेस। कोई भी स्पेस अफाइन स्पेस पहले प्रूव होगी तो उसका हम कोई सबसेट लेंगे V ऑफ E जो कि है हमारे पास अफाइन स्पेस इज एन अफाइन सबस्पेस। अगर उसकी जैसे कि हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर था, उसकी सबस्पेस थी कि वेक्टर स्पेस के अंदर से अगर हम कोई से भी सेट को चूज करते हैं, जो सबसेट लेते हैं वेक्टर स्पेस का, उसे भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास वो स्पेस तो थी, वो भी इसकी सब स्पेस तो थी, वो भी हमारे पास
अफाइन वेक्टर सबस्पेस कहलाती थी। बट यहाँ पर है हमारे पास अफाइन स्पेस। अफाइन स्पेस की डेफिनेशन भी रिलेटेड टू वेक्टर स्पेस ही है, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ऊपर भी मेंशन है यहाँ पे सारा, कि हमारे पास रिलेटेड टू जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको क्लोज अंडर प्रूव करते हैं, सेम एज इट इज ही अफाइन स्पेस को भी क्लोज अंडर लीनियर ऑपरेशंस प्रूव करेंगे, तो हमारे पास वो बनेगी अफाइन स्पेस। यहाँ पे अब उसका लीनियर ऑपरेशन किस फॉर्म में है, इफ फॉर एवरी फैमिली ऑफ पॉइंटेड पॉइंट्स की जो फैमिली है वो मैंने डिफाइन की थी कि डिफरेंट पॉइंट्स हम एक ही प्लेन में से ले रहे हैं इन बी, फॉर एनी फैमिली लैम्डा आई, और जो स्केलर्स उसके चूज किए हैं, तो लैम्डा आई तमाम स्केलर्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 1 आएगा। द वेरी सेंटर्स ऑफ दिस फॉर्म, हमारे पास स्केलर और हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है, फैमिलीज ऑफ पॉइंट्स है, बिलोंग टू वी, उनका रिजल्ट भी से बिलोंग करेगा, देन हमारे पास वी जो है वो फाइन सबस्पेस कहलाएगी ई के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड अ फाइन सबस्पेस इज आल्सो कॉल्ड अ फ्लैट। सम ऑथर जो हैं इसे फ्लैट भी बोलते हैं। इसे फ्लैट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ, अगर आप इसके सम को ओपन करें, जैसे कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं सिंपल, अगर हमने जो पहले वाली बुक से पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल मेथड की बुक से मैंने करवाया था लीनियर कॉम्बिनेशन, उसमें था a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। यहाँ पर भी सेम एज इट इज है, यहाँ पर स्केलर को डिफरेंट कहा गया है, सम बुक्स में स्केलर को डिफरेंट वे में यूज किया गया है। लैम्डा आई ए आई, लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस लैम्डा 3 a3, इसकी समेशन अगर आप ओपन करेंगे तो यही चीज मिलती है। तो ये भी हमारे पास फ्लैट इसलिए बोला जाता है कि एक स्केलर को हम एक पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए फर्दर जो है उनका समेशन लेते हैं, वो भी बिलोंग करते हैं हमारे पास उसी सबसेट के अंदर से, देन हमारे पास गिवन सबसेट की जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो है वो फाइन सबस्पेस की कहलाती है। ठीक है, अब आगे इसकी यहाँ पर दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उससे रिलेट करके एक फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। दोनों को डिफरेंट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि दोनों टोटली डिफरेंट दी हुई है, दी इन्हीं सेम पेजेस पे हैं 36 37 पे, बट हैं टोटली डिफरेंट है। तो आपने जब खुद से इसको स्टडी करना है तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको यहाँ से चेक करना है कि दूसरी एग्जांपल किस फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एज एन एग्जांपल कंसीडर अ सबसेट यू ऑफ आर्ट्स के डिफाइंड बाय, बट इससे पहले जो ऊपर पॉइंट दिया गया है ये एज ए एमसीक्यू यूज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने ऊपर फाइन सबस्पेस की डेफिनेशन की है, द एम्प्टी सेट इज ट्रिवियल एंड अफाइन सबस्पेस एंड एवरी इंटरसेक्शन ऑफ अफाइन सबस्पेस इज एन अफाइन सबस्पेस। Every intersection of affine subspace is an affine subspace, जैसे कि every intersection of vector spaces is also become a vector space, same as it is intersection of affine space is an affine space। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल के तौर पर उसने आगे फर्दर ये लिया है कि अब यहाँ पर इंटरसेक्शन लेगा, दो अफाइन स्पेस हैं, उनको वो इंटरसेक्शन के तौर पे एक अफाइन स्पेस ही प्रूव करेगा। दो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसने यहाँ पे प्रूव किया है। दो डिफरेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वन बाय वन दोनों को लेके फिर आगे उनका उसने इंटरसेक्शन यूज किया। एज एन एग्जांपल कंसीडर द सबसेट यू ऑफ आर स्क्वायर डिफाइंड बाय आर स्क्वायर टू डायमेंशन की फॉर्म में लिया है, जिसके पॉइंट्स के मैम अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन था। जी बोलें। मैम वहां पे जैसे हम वेक्टर स्पेस पढ़ी थी, उसमें हमने बात की थी कि हर वेक्टर स्पेस की दो सब स्पेसेस होती हैं, हम्म तो क्या फाइन स्पेस सब स्पेस की भी दो सब स्पेसेस होंगी? बिल्कुल ऐसे ही होगी, टोटली रिलेट टू वेक्टर स्पेस ही है ये, सिर्फ और सिर्फ अपनी गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये वेक्टर स्पेस से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर्स और पॉइंट्स को डील किया जाता है, वहाँ पे सिर्फ वेक्टर्स को लेते हैं हम, और साथ में स्केलर जो भी फील्ड होती है उसके एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हुए हम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, वेक्टर के ही पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट नहीं जी है, मैम। रिलेट उसी से है। वहाँ पे सिर्फ वेक्टर्स हैं और हम स्केलर्स लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्केलर जो है वो एज ए पॉइंट्स की कंडीशन में यूज होते हैं, और वेक्टर के ही जो पॉइंट्स हैं उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। एज एन एग्जांपल ऑफ कंसीडर दिस फॉर्म u इज इक्वल टू एक्स वाई, दो पॉइंट्स बिलोंग्स टू हमारे पास आर स्क्वायर है, तो सच टेस्ट कंडीशन किस फॉर्म के, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है अफाइन सबस्पेस को भी एज इट इज ही प्रूव किया है, जैसे कि अफाइन स्पेस की एग्जांपल थी। अफाइन स्पेस की एग्जांपल्स में क्या था, हमें इक्वेशंस दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना जनरल पॉइंट क्रिएट किया था जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता था, उसके फर्दर आगे हमने उसके ऊपर एक्सियम्स अप्लाई किए थे अफाइन स्पेस के, और देन वो हमें कंडीशन आ जाती थी कि वो फाइन स्पेस जो है वो प्रूफ होती थी। अब हमारे पास सबस्पेस है, सबस्पेस के लिए भी सेम एज इट इज ही है, यहाँ से ax प्लस by इक्वल टू c इज द दैट इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट इस कंडीशन में फाइंड हो सकता है। दो कंडीशंस हैं,
ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन इसका सोल्यूशन सेट हम फाइंड कर सकते हैं। उसको कंसीडर किया गिवन एनी m पॉइंट्स के लिए हमने इसको लेट किया यहाँ पे m पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है एंड m स्केलर्स लैम्डा i। अब हम प्रूव करें अफाइन सब स्पेस, तो हमने इसे कॉम्बिनेशन में लिखना है, स्केलर्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो इतना माइंड में रखना है कि हम इसे अफाइन स्पेस प्रूफ नहीं करें। नाउ वी विल प्रूव ऑन अफाइन सब स्पेस, सो बिकम्स इन अ स्केलर कॉम्बिनेशन लैम्डा i। जितने भी स्केलर चूज किए हैं सबका समेशन किसके इक्वल है, 1 है। हमें डेफिनेशन के अंदर ये चीज दी हुई है कि तमाम स्केलर्स का जो सम है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। वहाँ पे इसमें समेशन यूज नहीं किया, तमाम पॉइंट्स को सेपरेटली एडिशन की फॉर्म में मेंशन कर दिया है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सो ऑन लैम्डा m तक हम पॉइंट्स ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देन लैम्डा i x i एंड y मैम i जी जो ये फाइंड वन सम 1 के इक्वल हमने ये खुद से सपोज किया या ये मस्ट है, ये 1 ही होना है, ये मुझे आप स्केलर बताएं लैम्डा है वेक्टर स्पेस के अंदर जब आप करते जी हैं मैम। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, जी मैम। जो हमने इसके अंदर भी पढ़नी है आगे जाके, ठीक है। इसमें लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जो कंडीशन थी उसमें क्या डिफरेंस था दोनों में? मैम जो स्केलर मल्टीपल अगर वो कह रहे हैं कि सारे 0 आ जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, अगर वो में से एक कोई नॉन 0 आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। हमने जो वेक्टर सब स्पेस से वेक्टर स्पेस से आगे लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किया था, सेम एज इट इज ही सब स्पेस है, बट यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली पहले ही ऊपर दे दिया है कि हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज गिवन है डेफिनेशन में कि जितने भी आप स्केलर ले रहे हैं उनका सम ऑफ स्केलर इज इक्वल टू 1 आएगा, ये चीज गिवन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले रहे हैं, हम खुद से चूज नहीं करें। अब ये चीज क्यों थी, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताई थी कि हमारे पास एट लीस्ट 1 की कंडीशन के साथ ये प्रूफ होती है कि 1 है या 1 से लेस होगी, बट हम इसको कंसीडर 1 ही करते हैं। सारा मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया था, नोट्स मैंने शेयर किए, उसको एक दफा फिर से आप खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वाले में फिर दोबारा डिटेल से पीछे जाकर पढ़ा दूंगी, बट आज जो है वो मैं आगे ही फर्दर कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कैसे रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया, अगर आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में हो, हमने एक लेमा भी प्रूव किया फाइन स्पेस से रिलेटेड, जिसमें 2 कंडीशन दी हुई थी लेमा की। उसमें एक कंडीशन थी जिसके अंदर सबसे पहले वाली थी लैम्डा इज इक्वल टू 1, then a plus summation of family of vectors multiply by lambda i। मैं आपको बता ही देती हूँ ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। ये देखिए ये लेमा हमने किया था, प्रूफ भी करवाया था मैंने इसका। यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर इसका प्रूफ नहीं है, जो मैंने दूसरी साइड शेयर की हुई है उसके अंदर इसका प्रूफ है, जो बुक के नोट्स है। यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ, इसके अंदर आगे फर्दर सारा डिफाइन किया हुआ है कि फैमिली ऑफ, ये देखें given family of weighted points is where lambda is equal to 0, we also say that the points is equal to Bariseter centers। ये सारा मैंने लास्ट टाइम करवाया था बुक वाले नोट्स के ऊपर से, यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर इसका प्रूफ नहीं किया हुआ। आज वाले जो टॉपिक है उसका यहाँ पे स्लाइड पे प्रूफ है, इसलिए मैं यहाँ से करवा रही हूँ। लेमा के अकॉर्डिंग डिफाइनिंग हमारे पास है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास वो पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि पॉइंट के अंदर हम अपने वेक्टर्स की फैमिली ऑफ वेक्टर्स को अगर ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू में अदर पॉइंट्स एंड फैमिली ऑफ अदर वेक्टर पॉइंट्स जो है वो इक्वल आता है। व्हेन लैम्डा सम ऑफ लैम्डास इज इक्वल टू 0, देन फैमिली ऑफ वेक्टर जो है वो इक्वल टू 0 आते हैं, पॉइंट्स वहां से स्किप हो जाते हैं। ये लेमा पूरा प्रूफ करवाया मैंने, और इसका प्रूफ मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी जस्ट प्रूफ, उसी से आगे नीचे उसके हिंट्स दिए हुए हैं, रिमार्क्स दिए हुए थे, वही चीज यहाँ पे मेंशन है, दोबारा से मैं इसे रिपीट नहीं करूँ। ये देखें कॉम्बिनेशन में मेंशन किया था, और कॉम्बिनेशन में जो लैम्डा है उसी के अकॉर्डिंग ये चीज आ रही थी। ये आगे सारा उसका प्रूफ किया था चार्ल्स रेंजिस के अकॉर्डिंग, चार्ल्स रेंजी के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर ये सारी चीजें बाकी एक्सप्लेन की मैंने अफाइन कॉम्बिनेशन से लेकर सारा जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर था उसके अंदर यही चीज थी। अब आगे फर्दर उसको कॉम्बिनेशन में मेंशन किया जा सकता है, और वो भी बिलोंग करता है यू से। इट्स मीन हमारे पास यू जो है इज एन अफाइन सबस्पेस ऑफ ए स्क्वायर, इन फैक्ट इट इज जस्ट अ यूजुअल लाइन
इन ए स्क्वायर। सेकेंडली, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है, टर्न्स इनटू द क्लोजली रिलेटेड टू सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। अब एक और उसी से रिलेटेड, आर स्क्वायर से रिलेटेड, यहाँ पर क्लोजेस्ट बोला गया है, डिफरेंट दिया है, इक्वल टू में देखें 0 लिया है। जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 होती हैं वो हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पे ओनली वन इक्वेशन है, तो द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, कितनी वेज का सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन क्या आता है? होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर मैथमेटिकल मेथड के अंदर ये बहुत डिटेल से दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल मीन कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन जो है, सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इक्वल टू 0 आता है। बट नॉन ट्रिवियल के अंदर हमारे पास सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है उसका रैंक जो है या नंबर ऑफ अननाउन इक्वेशन वो लेस देन हो जाती है नंबर ऑफ अननाउन वेरिएबल से। दो कंडीशन का सॉल्यूशन आता है। यहाँ पे इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा ax प्लस by इक्वल टू 0। इस मीन दोनों की फॉर्म 0 आएगी। ऊपर वाली जो एग्जांपल है उसके अंदर राइट हैंड साइड ऑफ ax प्लस by इक्वल टू c थी, टू बिकम 0 इन केस ऑफ ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमारे पास ये साइड जो है राइट साइड इसकी 0 बनेगी। इंडीड फॉर एनी, अब इसको दोबारा स्केलर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कहता है लैम्डा के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, बिलोंग टू u। दोनों को अब कंबाइन करना है, दोनों सेम है। अब इसको कंबाइन करने वाली कंडीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन किया, क्योंकि हम इस वक्त जस्ट जो प्रूव कर रहे हैं वो टू अफाइन स्पेसिस का इंटरसेक्शन भी एक अफाइन स्पेस आती है, हम यहाँ पे वही चीज प्रूव कर रहे हैं। अफाइन सबस्पेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो भी अफाइन सबस्पेस की फॉर्म बनती है, वही चीज हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। दस यू भी हमारे पास एक सबस्पेस बनी आर स्क्वायर की, और यू वेक्टर भी हमारे पास एक सबस्पेस बनी है। फॉर दिस दोनों जो है इक्वेशंस उनको डिफाइन करें अगर हम लाइन के अकॉर्डिंग, तो वो पैरेलल लाइंस बनती हैं। पैरेलल लाइंस इस फॉर्म में बनती हैं, इस फॉर्म में। हमारे पास यू वेक्टर वाली जो लाइन थी उसका सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल आता है। इट्स मीन ट्रिवियल मीन के 0 पॉइंट भी उसके अंदर इंक्लूड है। बट हमने देखा है कि जो यू वाली लाइन है उसका सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल की कंडीशन में नहीं आता है, नेगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव सॉल्यूशन आता है, तो हमने इसकी कंसीडर किया ये लाइन। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं इन अ वन प्लेन, बट u passes through the origin, तो डिफरेंस क्रिएट। बट इन अ सिंगल प्लेन दोनों एक ही प्लेन आर स्क्वायर के अंदर डिफाइन होती है, तो उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास आर स्क्वायर के अंदर से ही लाइन करेगा। दिस लाइन कैन बी आइडेंटिफाई विद अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लाइन को अब डिफरेंट किया है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन u ऑफ द इक्वेशन। दोनों को मैंने डिनोट कर दिया है कि u वेक्टर वाली लाइन जो है वो पैरेलल है हमारे पास u के, बट u वेक्टर वाली लाइन जो है वो हमारे पास हो रही है ओरिजिन में से, बट सिंपल u वाली लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, बट पैरेलल है जो सेकंड वाली लाइन के। नाउ इफ अब हम दोनों के लिए एक अगर सेम पॉइंट लेते हैं x नॉट y नॉट, नाउ इफ x नॉट y नॉट इज एनी पॉइंट इन u, अगर u के लिए कोई सा भी अगर आप पॉइंट चूज करते हो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया है कि अगर हमने यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट चूज किया है इस लाइन पे, सपोज मैंने यहाँ पर u के क्लोजेस्ट में एक पॉइंट चूज किया है, इसमें मैं अगर u वेक्टर को ऐड किया करती हूँ तो ऑटोमेटिकली हम उस सेकंड वाली लाइन पे पहुंच जाएंगे। इस पे कोई सा भी पॉइंट लें, इसमें यही वाली लाइन जो है वो ऐड करें, तो बाय डेफिनेशन ऑफ अफाइन स्पेस थर्ड एक्सियम A3 पॉइंट के अंदर हम सेम लाइन सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं सॉरी, तो हम पहुंच जाते हैं दूसरी वाली लाइन के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सबस्पेस प्रूव कर रहे हैं, दो डिफरेंट है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे सेट को यूज करना है हमने। अगर सेट के अंदर हम पॉइंट पुट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एक्स नॉट वाई नॉट, देन ऑटोमेटिकली वी विल कन्वे ऑन द अदर लाइन एक्स नॉट प्लस वाई नॉट की फॉर्म में। यहाँ पर उसने वेक्टर्स की एडिशन भी की है राइट साइड चूज करते हुए। ये थर्ड एग्जाम्पल है बेसिकली फाइन स्पेस का। चूज किया यहाँ पे कोई भी यू वेक्टर चूज किया जिसको उसने u1 u2 लिया, तो कहता है फर्दर हमारे पास क्या एडिशन होके आएगी x नॉट प्लस u1 y नॉट प्लस u2। तो दोनों की एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फिर से एक अफाइन स्पेस की फॉर्म बनेगी और ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा। द अबव एग्जांपल, यहाँ पे सारी उसने डिटेल लिखी है आपके हमने क्या वर्क किया है। द अबव एग्जांपल शो दैट द फाइन लाइन u डिफाइंड बाय द इक्वेशन, जिसकी ये इक्वेशन डिफाइन की थी,
is obtained by translating the parallel line u, इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है पैरेलल लाइन दूसरी से, of equation this form, जो कि इसकी इक्वेशन ये थी, पासिंग थ्रू द रीजन, और ये रीजन से पास करा है, बट एक पॉइंट है हमारे पास x नॉट y नॉट, अगर हम उसको u के अंदर से लेते हैं और उसको सेकंड वाली लाइन के अंदर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वो पॉइंट जो है हमारी लाइन को कन्वर्ट कर देगा u पे। और यही चीज़ यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है। दोबारा से भी रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने फाइन स्पेस की डेफिनेशन की है, उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं अपने फैमिली ऑफ पॉइंटेड को स्केलर्स के साथ लेते हैं और उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके हम समीशन के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि लैम्डा आई, जितने भी लैम्डा आई के समीशन हैं वो इज इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास यू लिया आर्ट स्केल में से ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, सेम इक्वेशन है जो कि यू वेक्टर की फॉर्म में दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग मेंशन की है, बट उसके लिए क्या लिया है, सी इज इक्वल टू 0। एक होमोजीनियस कह लें या आप एक नॉन होमोजीनियस कह लें, दोनों इक्वेशंस को रिलेट किया, फाइन स्पेस प्रूव किया। उसके बाद उसको डिफाइन किया है कि दोनों के अंदर जो रिलेशन है, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन का जो रिलेशन बनता है, उससे भी हम सेम उसी फाइन स्पेस के अंदर ही, सब स्पेस के अंदर ही मूव करते हैं, डिफरेंट में नहीं जाते। लाइक यू इज इक्वल टू एक्स नॉट, कोई भी पॉइंट लेते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन, अब आप उसको दूसरे वे में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको इसी वे में यूज करें। आप इस वे में से पॉइंट चूज करके आप इसको इस वे में यूज कर सकते हैं, यू के अंदर ऐड करें, तब भी दोनों की कंडीशन जो है वो डिफरेंट नहीं होगी, सेम ही आएगी, क्योंकि उसी प्लेन के अंदर वो लाई कर रही है। आगे अब यही चीज जनरली लिखी हुई है, मोर जनरली ये अब मैट्रिसेस की फॉर्म है। इट इज इजी टू प्रूव दैट द फॉलोइंग फैक्ट गिवन बाय m क्रॉस n मैट्रिसेस A and any vector B belongs to Rm, मैट्रिक्स A है, वेक्टर B लिया यहाँ पर, the subset U of Rn defined by, अब Rn का कोई सबसेट लिया है, n डायमेंशन का यहाँ पे आप यूज किया है, Ax is equal to B, बट ये x was equal to B मैट्रिक्स के लिए यूज किया है, तो मैट्रिक्स की इक्वेशंस को यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पर A वाला पूरा मैट्रिक्स आएगा, जो ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम जनरली इसको प्रूव करें A11, A12, A13, so on A1 एंड इसी तरह n रोज एंड n कॉलम्स वाले, यानी कि m क्रॉस n मैट्रिसेस हम बना रहे हैं। x वेक्टर लेंगे x1, x2, x3, so on xn तक। b जो है वो वेक्टर की फॉर्म में हमने यहाँ पे स्केलर्स लिया है, वेक्टर लेना है, यानी कि इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट करना, b1, b2, b3, so on bn is an affine subspace of an, affine subspace of an, बट क्यों है इसकी रीजन हमने देनी है। वेक्टर स्पेस के अंदर भी मैंने एक आप लोगों से एमसीक्यू था जिसमें मैट्रिक्स वाला ही दिया हुआ था, कि आप लोगों ने एक मिस्टेक की थी, नीचे वहां पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया था कि वो वेक्टर स्पेस है और उसे हम फर्दर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए ए बी और सी डी के साथ उसने मैट्रिक्स दिया हुआ था, और हम लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिख सकते हैं, आर के अंदर से मैट्रिक्स वाली ही हमने उसकी स्टैंडर्ड बेसिस को चूज करते हुए मेंशन किया था, मैट्रिक्स स्टैंडर्ड बेसिस को। नीचे उसके क्वेश्चन दिया हुआ था क्या 3 क्रॉस 3 और n क्रॉस n तक के लिए भी ये सब स्पेसिस बनती हैं, फाइन वेक्टर सॉरी वेक्टर स्पेस बनती है। तो आप लोगों ने उसका आंसर जो था वो सब ने गलत दिया हुआ था, कुछ सम स्टूडेंट्स ने ठीक किया हुआ था। यहाँ पर भी फाइन सबस्पेस फॉर an, ऊपर जो क्वेश्चन किया है हमने वो डिफरेंट है, उसमें सिंगल एक एक इक्वेशन है। अब मैट्रिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशंस बनता है, इसे हम Rn के अंदर से ले रहे हैं। तो मैं 7 पॉइंट्स लाती हूँ जिसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। इज एन अफाइन सबस्पेस ऑफ an, इट्स मीन अगर आपको यहाँ पर 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 2 इस वे में भी मैट्रिक्स को पूछा जाता है कि ये फाइन सबस्पेस बनती है, तो बिल्कुल बनती है। अगर एक चीज जनरली n वे के अंदर बन रही है ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो मिनिमम वैल्यूज के लिए थी, तो ही हमने फर्दर उसे n के लिए प्रूव किया। एक्चुअली ऑब्जर्व दैट ax is equal to b should really be written as ax transpose is equal to b, इसको इस वे में लिखें, या सेकेंडली ट्रांसपोज की फॉर्म क्यों ली है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी अगर एज इट इज मैट्रिक्स को लिखूं और इसे एज इट इज ही रो वाइज लिखूं x1 x2 x3, इसलिए इसका ऊपर ट्रांसपोज लें या इसे बोल्ड वे में मेंशन कर दें ताकि फर्दर वो डिनोट कर सके कि ये डिफरेंट वे में। यही चीज इन 3-4 लाइन के अंदर उसने एक्सप्लेन की हुई है कि सारे अगर बोल्ड वे में एक्सप्लेन कर लें ठीक है, अदरवाइज उसको आप ट्रांसपोज की फॉर्म में मेंशन करें, क्योंकि एज इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को डिनोट नहीं करते। इफ वी कंसीडर आगे सेम वही वर्क जो है वो होमोजेनियस के लिए किया हुआ है, जैसे ऊपर इक्वेशन के अंदर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, दो डिफरेंट
फैमिलीज ली थी अफाइन स्पेस की, उनको हमने रिलेशन प्रूव किया है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास किस वे में आता है। यहाँ पर भी अब सिंबल ax इज इक्वल टू बी, इस वे में हम उसको डिनोट कर चुके हैं कि वो हमारे पास क्या बनती है, फाइन सबस्पेस। अब यहाँ पे होमोजीनियस ले लिया, इट्स मीन इज इक्वल टू 0, तो सेम वही पर्पज है जो ऊपर हमने किया है, तो हम उस वे के अंदर मूव कर सकते हैं कि u इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस u vector. This is generally situation. A fine subspace can also be characterized in terms of the subspace को फाइन स्पेस का थर्ड वाला एग्जाम हमने इसको प्रूव किया है, बाकी वाले नहीं किए। बाकी भी करना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बाकी करने में जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट वाला है जीरो ऐड करेंगे एलसीज आएगा, यू के अंदर यू बी भी ऐड कर लें कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन हम जस्ट उसके लास्ट वाले पे फोकस करते हैं, क्योंकि लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ही हमने जैसे ये डिफाइन करना है कि एक पॉइंट से के अंदर अगर हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर सकते हैं। मैम जी क्वेश्चन है, जी बोलें। मैं वो जो पिछली एग्जांपल की है उस पे एक मिनट करना होगा। थोड़ा सा ऊंची बोलें, पिछले एग्जांपल से जो क्वेश्चन पीछे है, बोलें। एग्जांपल की है उस पे करना एक मिनट। इधर ही बस फिगर पे। नीचे करो थोड़ा सा। जी मैम वो फिगर पे था यही मैम ने, ये जो आपने एक रिजल्ट निकाला है u इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट प्लस यू वेक्टर है, ये आपने कहा था कि ये थर्ड एक्सियम के थ्रू है। बिल्कुल। तो थर्ड एक्सियम जो हमने किया था वो हम दो पॉइंट्स को मिलाते थे और उनको मिलाने वाला जो वेक्टर था हम वो ऐड करते थे, ठीक है। लेकिन इधर u वेक्टर जो वो तो एक अलहदा वेक्टर है, वो मिलाने वाला तो नहीं है ना इन लाइन को। यहाँ पर अब हम इंटरसेक्शन के वे में पढ़े, दो डिफरेंट स्पेसिस हैं। यहाँ पे देखें, एक ये u उसने नेम दिया, अगर टोटली नेम डिफरेंट अगर आप कर लो u और v कर लो तभी ठीक है। हम जो डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं कि दो डिफरेंट वेज हैं, एक ही प्लेन में अगर आपको दो लाइंस दे दी जाए, सपोज करें आप इससे हट के करें बात, फॉर एग्जांपल डिफाइन स्पेस के ऊपर हमने लाइंस किए, मैं आपको उसको वहां से क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, दो डिफरेंट टोटली लाइंस लें, मैं यहाँ पे ए बी और बी सी को टोटली डिफरेंट कंसीडर करती हूँ। टोटली डिफरेंट मीन कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। लाइक आप ऐसे कर लें कि ये मेरे पास है एक ए बी और यहाँ पे कोई डी पॉइंट ले लें और सी डी, और अगर आपको याद हो ट्रांसडेंटी के नीचे हम लोगों ने पैरेललोग्राम ला भी किया था, उसमें क्या चीजें नोट की थी कि पैरेलल वेक्टर जो हैं वो भी हमारे पास क्या बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। अफाइन स्पेस के अंदर हमने पैरेललोग्राम को डिनोट किया तो वो अफाइन स्पेस बनाते हैं, मीन उनके पॉइंट्स जो हैं वो आपस में रिलेट जरूर होते हैं। यहाँ पर भी एज इट इज ही है कि आप अगर इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं इसको सिंपल सेकंड वे में अगर इस फॉर्म में डिनोट करूँ, इसके आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं लेकिन बट मैं इसको पिछले एग्जांपल से, यहाँ पर आप एक और पॉइंट ले लें, मैंने ये चीज डिनोट की है, यहाँ पे सपोज यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव करा अगर आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने कोई पॉइंट लिया है, ठीक है। लाइक मैं इस पॉइंट को कहती हूँ कि मेरे पास ये एक्स नोट वाई नोट, बल्कि हम यू पे जा रहे हैं तो मैं इस लाइन पे ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट का रिलेशन जो है वो यहाँ पर कोई और पॉइंट लेती हूँ, उसके साथ में यहाँ पे वेक्टर को डिफाइन कर सकती हूँ या नहीं? जी मैम कर सकती हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। अब इसी तरह यहाँ पे कोई और पॉइंट मैं मेंशन करती हूँ और यहाँ पे इसी लाइन पे कोई और पॉइंट मेंशन करके मैं उसके अकॉर्डिंग भी वेक्टर को डिनोट कर सकती हूँ। जी मैम। इट्स मीन इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, दूसरी जो लाइन है उस पे हम डिफरेंट पॉइंट्स के वे में भी अगर उसको बात कर लें या सेम ही सामने सामने ही ले लें, उसके अकॉर्डिंग कोई वेक्टर आ रहा है और हम ऊपर क्या कर रहे हैं, फैमिली ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही, एनी पॉइंट किसी भी एक ऐसे पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने मर्जी आप यहाँ पे पॉइंट्स के वे में यूज करें, यहाँ पे जनरल एक बात किया कि एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इस लाइन को मूव कर सकते हैं। बट ऊपर u और v के अंदर हमें ये चीज डिफाइन की गई है, डेफिनेशन में भी ये चीज दी गई है, फैमिली ऑफ पॉइंट्स ऑन अ वन लाइन relate to an other line, then
a point becomes with an other line, create another line. एक पॉइंट के साथ हम अपनी दूसरी लाइन के वे में मूव कर सकते हैं। लाइक में यहाँ पे अगर सपोज कर लें, यहाँ पे आपने ए पॉइंट लिए, मैंने ये लिया यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है। अभी सिंपल ए और बी में बात करती हूँ एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैंने ए से बी पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी, ए और बी के अकॉर्डिंग जो लाइन बनी है ए बी ही लाइन है, इट्स मीन बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, ए प्लस ए बी लाइन। सेकेंडली यहाँ पे मैंने कोई लाइन ले ली, पॉइंट लिया सी और ये मैंने लिया डी, सी से डी पे मूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, सी प्लस सी डी, समझ आ गई अब? जी मैम। फैमिली ऑफ लाइंस है, इसके अकॉर्डिंग हम इस लाइन पे मूव कर सकते हैं। और एक सिंगल पॉइंट के अकॉर्डिंग कहता है गिवन एनी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग्स टू यू, जितने भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, जितने भी यू के अंदर से मूव कर रहे हैं, उन सबके अकॉर्डिंग हमारे पास यू से रिलेट होकर कोई ना कोई पॉइंट जरूर आ रहा है। यहाँ पे फैमिली ऑफ पॉइंट्स और फैमिली ऑफ फैक्टर्स की बात हो रही है, सिंगल एक की बात नहीं हो रही, तो हम सिंगल एक के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर। जी मैम। आगे फर्दर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से रिलेटेड भी यही वे, तो मैट्रिक्स भी जो है वो इक्वेशन से मिलकर हमारे पास बनता है, इक्वेशन पे भी पॉइंट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर भी उसने वही चीज वही वे यूज किया है। आगे फर्दर है गिवन एनी पॉइंट रिलेट टू दिस फॉर्म, गिवन एनी पॉइंट ए बिलोंग्स टू ई एंड एनी सबसेट of vector v of e, let a plus b denote the following subset of e. Cosets, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट आप लोगों ने किए होंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर, सेकंड सॉरी सेमेस्टर के अंदर या थर्ड में, अलजेब्रा के अंदर किए? नो मैम, ये नहीं। क्या चीज मैम? कोसेट्स वगैरह किए, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट? नो मैम। दो मैम, इस तरह से लिखी है। में नहीं किया अभी आपने, चलें फिर आपने जो वेक्टर स्पेस के अंदर किया है, उसमें एक मैंने एमसीक्यूज भी दिया था कि एक वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किस वे में रहता है, वो वेक्टर रहता है या चेंज हो जाता है? मैम जो वेक्टर वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना, वैसे वेक्टर ही रहता है वो। कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट आप का कहना है कि कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट आप नो, किस डायरेक्शन चेंज नहीं पॉजिटिव होगा, ले हो लें सकती है नेगेटिव ले दूसरी लें, लिखी कोई हो इफेक्ट नहीं पड़ता, वेक्टर वेक्टर ही रहता है, उसकी जी मैम। डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है, बट वो वेक्टर ही रहता है। यहाँ पे भी ऐसी यस चीज है कि वेक्टर के अंदर आप कोई सा भी पॉइंट अगर ऐड करते हैं तो उसकी एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं रहता, वो एज इट इज ही यूज होती है, वो वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में ही यहाँ पे वे में यूज होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि उसके अंदर से वेक्टर के अंदर से आपने डिनोट किया हुआ है ए प्लस बी डिनोटेड द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ई, यहाँ पे सिर्फ उसने एक सबसेट ऐड किया ताकि जो आगे यूज होना है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकें, कि वेक्टर के साथ हमने एक पॉइंट को ऐड किया है, तो उसके एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी वेक्टर लिया वो वी के अंदर से बिलोंग रहा है, तो वो ए प्लस बी की फॉर्म बनेगी। इसी तरह जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म की है वेक्टर स्पेस की, कि अगर आप वेक्टर स्पेस को किसी भी कांस्टेंट के साथ या किसी भी पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उस पर इफेक्ट नहीं आएगा, लेमा में उसने वही चीज यहाँ पे सबस्पाइन स्पेस के लिए प्रूव की है, जो हम लोगों ने वहां पर फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 और 3 लाइंस के अंदर वो थ्योरम प्रूफ हो गया था। यहाँ पर लेमा जो है वो डिटेल से प्रूव किया है, पॉइंट के अकॉर्डिंग भी किया है, 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी मेंशन किया हुआ है। लेट ई एंड ई प्लस की फॉर्म में भी अनफाइन स्पेस, अफाइन स्पेस से 2 यहाँ पे वो चूज करेगा बी, और एक बी ए की फॉर्म में, दो डिफरेंट है। सबसे पहले वाला जो हमने यहाँ पे प्रूव करना है, a non empty subset V of E is an affine subspace if and only for every point A belongs to V the set VA, ये पॉइंट के लिए यूज हो रहा है इसलिए इसके डिनोटेड क्या नीचे ए की फॉर्म में, AX such that X belongs to V is the subspace of E, consequently B is equal to VA plus VA। पहले तो हमने यहाँ तक इसको प्रूव करना है कि ये सबस्पेस की फॉर्म है ऑफ E की, फिर फर्दर हमने इसी को सेट को यूज करते हुए VA वाले को डिनोट करना है कि B इज इक्वल टू VA प्लस VA, और यहाँ पर जो B की कंडीशन आएगी फर्दर मोर हमने आगे डिनोट करना है कि X Y 2 पॉइंट्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन आगे किस वे में आएगी उसे भी हमने प्रूव करना है इज द सबस्पेस, देन द फॉलोइंग हमारे पास जो कंडीशन प्रूव होगी B इज इक्वल टू A प्लस B की फॉर्म में। और सेकंड जो इसके अंदर हमने प्रूव करना है फॉर एनी सबस्पेस V ऑफ E फॉर एनी A belongs to E the set V is equal to A plus V is an affine subspace।
The subspace V associated with an affine subspace V is called the direction of V. ये बात की बात है, पहले हमने लेमा जो है यहाँ पर प्रूव करना है। लेमा का प्रूफ जो है वो थोड़ा लेंथी है, जो कि टाइम आपके पास लग गया थोड़ा सा। मैम कल कर लेंगे, कल लेंथी है तो वो लेंथी है। आप ऐसा कीजिएगा, आप यहाँ पे लेमा मैंने आप लोगों के साथ नोट शेयर किए 2.3.2 वाला जो लेमा, इसको अंडरस्टैंड एक दफा दोबारा कीजिएगा। पॉइंट क्लियर नहीं होगी तो पहले मैं दोबारा से इसकी स्टेटमेंट क्लियर कर दूंगी। इसमें इशू कोई नहीं है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने एडिशन करनी है जो ऊपर दिया हुआ है, v इज इक्वल टू a प्लस v की फॉर्म में। a मल्टीप्लाई v और उसके बाद दो पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करें तो वो भी v के अंदर से ही लाई करते हैं। जैसे हमने ये चीज प्रूव करनी है और उसको लेते हुए हमने आगे v इज इक्वल टू a प्लस v फैक्टर को प्रूव करना है। उसकी प्रोवेशन के लिए उसने यहाँ पर यहाँ दो फाइन स्पेस हैं, उनके स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं, एक v के साथ और एक e से के साथ। तो आगे मेंशन भी किया, बाय द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस v वी मीन द डायमेंशन ऑफ v, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड अफाइन स्पेस ऑफ डायमेंशन 1 इज कॉल्ड लाइन एंड अफाइन स्पेस ऑफ डायमेंशन 2 इज कॉल्ड प्लेन, बट एन अफाइन स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन 1 इज कॉल्ड एन हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन क्या होता है? 4 डायमेंशन का यहाँ पे मीन है कि हाइपरप्लेन मीन कि एक प्लेन के अंदर दूसरा प्लेन जो है वो लाई कर रहे हैं। बहुत सारी लाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी वे में डिफाइन है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे बिल्कुल उसने एक तरफ लिया हुआ है बॉल की शक्ल में, सेंटर में सर्कल वे में यूज किया हुआ है, किसी भी वे में हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ सर्कल वे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट डिफरेंट वेज के अंदर यूज हो सकता है। 1 डायमेंशन है तो लाइन है, 2 डायमेंशन है फाइन स्पेस है तो हमारे पास प्लेन कहलाएगी, एंड 4 डायमेंशन 1 इज कॉल्ड एन हाइपरप्लेन। इसमें जो पेज नंबर 43, 42, 41, 42 और 43 इसको आप लोगों ने खुद से करना है। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस है, नहीं क्लियर होंगी तो फिर मैं करवा दूंगी। फिर फर्दर आगे जो है वो लेमा पीछे वाला और इस लेमा का आगे प्रूफ जो है उसके बाद रिमार्क्स हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैम जी, मिड के रिजल्ट के बारे में कुछ पता करना था। तो मिड के रिजल्ट के बारे में क्या इशू है आप लोगों की क्लास का, मुझे बताएं। पता नहीं, बोले कोई तो बोले। किसी की भी आवाज नहीं आ रही मुझे। यार ने मुझे कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स के बीच में रोल नंबर नहीं है। मैम जी ओनली 53 रोल नंबर का नहीं है, बाकी सबका है। बाकी सबका 53 का नहीं है।